everyone, how are you all doing? I hope you all are all right, and today we are going to start up with the NCERT reading of the chapter number 4 of our class 10 science, which is carbon and its compounds. Alright, तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 से NCERT रीडिंग. ओके, सो लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी कार्बन कंपाउंड्स में इंट्रोडक्शन ले ली थी. कार्बन क्या होता है, किस तरीके से बॉन्डिंग होती है कार्बन में, ठीक है, किस परसेंटेज में जो कार्बन एलिमेंट है वो हमारे नेचर में अवेलेबल है. ऑलराइट, और एक नई टाइप की बॉन्डिंग से हमने इंट्रोडक्शन ली थी, कोवेलेंट बॉन्डिंग, जो कि आयनिक बॉन्डिंग से अलग होती है ऑफ कोर्स. सो कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है. सो वो कुछ अलग टाइप की बॉन्ड फॉर्मेशन है, ठीक है. जहां हमने सिंगल बॉन्ड का केस पढ़ा था, डबल बॉन्ड का भी केस पढ़ा था और ट्रिपल बॉन्ड का केस भी पढ़ा था, ठीक है. सो आज हम क्या करेंगे, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन से स्टार्ट करेंगे. ऑलराइट, सो अगर आपने एनसीईआरटी रीडिंग करी होगी, सो लेक्चर में ऑलरेडी एनसीईआरटी की हर एक लाइन कवर थी. सो आई होप आपने एनसीईआरटी रीडिंग कर ली होगी और वो आपको क्लियर भी हो गए होंगे सभी पॉइंट्स, ठीक है. सो अभी हम स्टार्ट करेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन से, और इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में कुछ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है. सो एलोट्रॉप्स में मैंने आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दी थी कि एलोट्रॉप्स क्या होते हैं लास्ट क्लास में, ठीक है, और कितने टाइप के कार्बन एलोट्रॉप्स हमारे नेचर में प्रेजेंट है, ठीक है. बट हाँ, आप इस बात का ध्यान भी ज़रूर रखना कि ऐसा नहीं है कि डायमंड ग्रेफाइट और जो है बकमिनिस्टर फुलेरेंस, यही 3 आपके एलोट्रॉप्स नेचर में अवेलेबल हैं कार्बन के. ऐसा नहीं है, कार्बन के बहुत ही सारे एलोट्रॉप्स होते हैं. जैसे कोल की बात करें, कॉक की बात करें, ये भी कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ही होती हैं. बट आपके सिलेबस में बस यही 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं, और वो भी आपको येलो बॉक्स में गिवन है एनसीईआरटी में. सो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि ये येलो बॉक्स में है सो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है. ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए कार्बन के एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, ठीक है. और मैंने आपको ये बताया था कि इनका जो केमिकल नेचर है, क्योंकि हम किसी भी चीज़ की स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में स्पेशली, हम क्या करेंगे कि उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के बाद हम उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं. और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में किसी भी चीज़ की अगर मैं बात करूँ, मान लो कि मीथेन और इथेन की मैं बात कर रही हूँ. सो मीथेन, वैसे तो हम इनको डिटेल में थोड़े टॉपिक्स के बाद पढ़ेंगे इसी चैप्टर में कि मीथेन क्या है, इथेन क्या है, लेकिन फिर भी आप सोचो कोई भी 2 कंपाउंड्स की मैं बात कर रही हूँ, तो हम क्या बात करेंगे, मीथेन में क्या होता है CH4 और इथेन में होता है C2H6, ठीक है. सो इन दोनों में अगर मुझे डिफरेंशिएट करना होगा केमिकली, सो मैं इजीली बता सकती हूँ कि अगर मैं मीथेन की बात करूँ विच इज CH4, यहाँ सिर्फ 1 कार्बन है और इथेन में 2 कार्बन प्रेजेंट है, यानी कि कुछ ना कुछ तो चेंजेस होंगे ही, क्योंकि यहाँ जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, हाइड्रोजन एटम्स, बॉन्डिंग, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफरेंस तो है. लेकिन कार्बन एलोट्रॉप्स में इम्पॉर्टेंट ये है कि किसी भी चीज़ के जो एलोट्रॉप्स होते हैं वहाँ पर जो केमिकल होगा, ठीक है, मतलब जो हम एलिमेंट होगा वो सेम रहेगा और वो वही एलिमेंट, यानी कि अगर मैं कार्बन के एलोट्रॉप्स की बात कर रही हूँ तो यहाँ सारे एलिमेंट्स सिर्फ और सिर्फ कार्बन के ही होंगे. बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. सो ये होता है एलोट्रॉप का एक्चुअल मीनिंग, जो कि हमने लास्ट क्लास में देखा था, लेकिन हमने थोड़ा रिवाइज कर लिया, ठीक है. द एलिमेंट कार्बन अकर्स इन डिफरेंट फॉर्म्स इन नेचर विद वाइडली वेरिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है. सो हमें ये पता है कि किसी 2 कंपाउंड को अगर हमें डिफरेंशिएट करना है, सो हम 2 तरीकों से कर सकते हैं. एक तो उनके फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे, और दूसरा उनके केमिकल नेचर के बेसिस पे, ठीक है. सो यहाँ पर हमें पता है कि केमिकली तो वही एलिमेंट है, कार्बन है सारी जगह, ग्रेफाइट में भी, डायमंड में भी, बकमिनिस्टर फुलेरेंस में भी. सो डिफरेंस क्या आता है उनकी अरेंजमेंट में. आप स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे तीनों मॉलिक्यूल्स के, आप देख सकते हो यहाँ पर जो डिफरेंस आया है वो आया है इनकी अरेंजमेंट में. ऑलराइट, चलिए रीड करते हैं.
द एलिमेंट कार्बन अकर्स इन डिफरेंट फॉर्म्स इन नेचर विद वाइडली वेरिंग फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर फॉर्म्ड बाय कार्बन एटम्स। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि डायमंड जो कि इतना ज़्यादा लस्टरस होता है और ग्रेफाइट, ठीक है, ये दोनों ही किससे बने हैं? कार्बन एटम से बने हैं। ठीक है, और कोई भी किसी भी टाइप का कोई और हाइड्रोजन या कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम्स। The difference lies in the manner in which the carbon atoms are bonded to one another, यानी कि उनके स्ट्रक्चर में, उनकी अरेंजमेंट में ही मेन डिफरेंस होता है। डायमंड में एक जो कार्बन एटम है वो दूसरे 4 कार्बन एटम्स के साथ अरेंज होता है। यानी कि अगर डायमंड की मैं बात करूँ तो ये डायमंड का एक कार्बन एटम है, सो ये इस तरीके से अरेंजमेंट होगी। यहाँ एक और कार्बन, यहाँ एक और कार्बन, इस तरीके से कार्बन एटम्स ज्वाइन होंगे। ठीक है, यहाँ पर इस वाले कार्बन की अगर मैं बात करूँ तो ये भी इसी तरीके से दूसरे 4 कार्बन एटम्स के साथ अटैच्ड होगा। ठीक है, जैसे इस स्ट्रक्चर में देखो आप ध्यान से, सो यहाँ किसी भी कार्बन एटम को आप ले सकते हो बीच में से। ठीक है, मान लो कि अगर मैं बात करूँ इस वाले कार्बन एटम की, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, सो ये ध्यान से देखो, अगर मैं इस वाले कार्बन एटम की बात करूँ तो ये भी 1, 2, 3 एंड 4 ये चारों जो बॉन्ड्स बन रहे हैं इस वाले कार्बन एटम के, वो बन रहे हैं विद कार्बन ओनली। ठीक है, ऐसे ही आप किसी भी कार्बन एटम को पिक कर सकते हो। जैसे इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर भी 4 एटम से बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है डायमंड का, और डायमंड कहाँ यूज होता है? रिंग्स बनाने में। अब यहाँ ध्यान से देखो, क्योंकि एक भी जो बॉन्ड है वो खाली नहीं होता, हर एक बॉन्ड मतलब जो है अटैच्ड है। हर एक कार्बन एटम की 4 वैलेंसी होती है, सो कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, मैक्सिमम। सो चारों कार्बन एटम की जो वैलेंसी है वो फुलफिल हो जाती है। लेकिन ग्रेफाइट के केस में आप अगर ध्यान से देखोगे, सो स्ट्रक्चर से समझो, ग्रेफाइट में हर एक कार्बन एटम दूसरे 3 कार्बन एटम से अटैच्ड होता है, ना कि 4 कार्बन एटम से। समझ आया? ये डिफरेंस होता है इनकी अरेंजमेंट में। ऑलराइट, डायमंड में क्या करता है? एक रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन जाता है। अब क्योंकि सारे जो बॉन्ड्स हैं वो फुलफिल हो रखे हैं, पूरा अटैचमेंट हो रखा है, सो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चर रिजिड हो जाता है, और इसीलिए डायमंड क्या है? हार्डेस्ट सब्सटेंस है नेचर में। ठीक है, in graphite each carbon atom is bonded to 3 other carbon atoms in the same plane giving hexagonal array। ठीक है, सो ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, ये ग्रेफाइट का है और ये स्ट्रक्चर है डायमंड का। सो स्ट्रक्चर्स आपको ऑफ कोर्स पता होने चाहिए। यहाँ पर देखो, ये कार्बन एटम दूसरे 3 कार्बन एटम से अटैच्ड है। इसी तरीके से ये वाला कार्बन एटम भी दूसरे 3 कार्बन एटम से अटैच्ड है। अगर आप इस वाले कार्बन एटम की बात करो तो आप यहाँ सोचोगे कि ये तो सिर्फ 2 से ही अटैच्ड है, लेकिन यहाँ पर भी जब आगे आप स्ट्रक्चर को कंप्लीट करोगे तो 3 एटम्स बॉन्डिंग आपको मिल जाएगी। ठीक है, One of these bonds is a double bond and thus valency of carbon is satisfied। अब आप ये सोचो कि कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, 4 बॉन्ड बनाएगा, और कौन सी बॉन्डिंग करता है कार्बन? कोवेलेंट बॉन्डिंग। सो जब कोवेलेंट बॉन्डिंग में 4 बॉन्ड्स बनेंगे, जब ही उसको 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मिल पाएंगे शेयरिंग के लिए, हो पाएगी शेयरिंग, ऑक्टेट कंप्लीट जब भी हो पाएगा। लेकिन हमने बात करी यहाँ ग्रेफाइट के केस में तो सिर्फ और सिर्फ 3 ही बॉन्ड बनते हैं। सो वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए, ताकि फुलफिल हो जाए जो डिमांड है कार्बन की, उसके लिए क्या करते हैं? एक डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा आ जाता है। ठीक है, ग्रेफाइट स्ट्रक्चर इज फॉर्म बाय द हेक्सागोनल एरेज बीइंग प्लेस्ड इन लेयर्स वन अबव द अदर। सो ये स्ट्रक्चर भी आपको पता होना चाहिए किस तरीके से। देखो ध्यान से, ये एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है, और इसी तरीके से लेयर्स बनती जाती हैं। ठीक है, These 2 different structures result in diamond and graphite having very different physical properties। अब यहाँ पर आप ध्यान दो, मेनली हमें पता है कि जो डिफरेंस आता है किन्हीं भी 2 कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में या फिजिकल प्रॉपर्टीज में, दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट एटम्स और एलिमेंट्स।
और दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है उनके डिफरेंस केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी में आने का, दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ दोज डिफरेंट एटम्स। किस तरीके से वो अलग अलग एटम्स अरेंज हो रखे हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, वो भी उनकी प्रॉपर्टीज में चेंजेस शो कर सकता है। ठीक है, सो यहाँ पर ग्रेफाइट और डायमंड में जो फिजिकल प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है वो हम देखेंगे कैसे, वो है बिकॉज ऑफ देयर अरेंजमेंट और देयर स्ट्रक्चर, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। ठीक है, सो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम क्यों है, क्योंकि वहाँ पर सेम एलिमेंट्स का यूज हुआ है। फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट इसीलिए है क्योंकि उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट है। केमिकल प्रॉपर्टी सेम इसीलिए है क्योंकि देखो सिर्फ और सिर्फ कार्बन का ही यूज हुआ है। अगर कार्बन के साथ हाइड्रोजन आता या फिर ऑक्सीजन आता लाइक दिस, सो वैसा कोई केस नहीं है, ओनली एंड ओनली कार्बन। डायमंड इज द हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस व्हाइल ग्रेफाइट इज स्मूथ एंड स्लिपरी। ठीक है, डायमंड वहीं दोनों ही कार्बन से बने हैं, लेकिन डायमंड जो है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है, लेकिन ग्रेफाइट की यहीं पर मैं बात करूं तो वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और स्लिपरी है। ग्रेफाइट इज ऑल्सो अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अनलाइक अदर नॉन मेटल्स दैट यू स्टडीड इन योर प्रीवियस चैप्टर। सो ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। अब इसमें खास बात क्या है, खास बात ये है कि अगर आप ध्यान से देखो तो जो ग्रेफाइट है वो कार्बन से बना हुआ है। ठीक है, और कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है। अब कार्बन एक नॉन मेटल है और कार्बन से जो चीज़ बनी है वो ऑफ कोर्स कैसी होनी चाहिए, एक नॉन मेटालिक कंपाउंड होना चाहिए ना। सो वो नॉन मेटल होने के बावजूद भी, ग्रेफाइट नॉन मेटल से बना है, फिर भी वो अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का अनलाइक अदर नॉन मेटल्स। ओके, अब इसी तरीके से नॉन मेटल्स हमें पता है स्मूथ होते हैं, लेकिन सॉफ्ट और स्मूथ होते हैं, लेकिन डायमंड जो है वो इतना ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होता। इनफैक्ट दैट इज़ द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस, बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। सो ये जो है थोड़ी अपोजिट सी आप देख सकते हो, यहाँ नॉर्मल जो प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती है हमें नॉन मेटल्स की, उससे थोड़ा हट के हमें एलोट्रॉपिक प्रॉपर्टी देखने को मिल रही है कार्बन की। Diamond can be synthesized by subjecting pure carbon to very high pressure and temperature. So यहाँ आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि डायमंड बनता कैसे है। So जो कार्बन होगा ना, प्योर कार्बन, हमें पता है कार्बन से ही बना है, सो हमें क्या लेना होगा, प्योर कार्बन, और उसको जो है बहुत ही ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर के अंडर करना पड़ेगा, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर अप्लाई करना पड़ेगा प्योर कार्बन पे। और वो भी ऐसा नहीं है कि हम आज सिंथेसाइज कर सकते हैं, आज लगाया हमने बहुत ज़्यादा प्रेशर और जो है टेम्परेचर वगैरह दे दिया और डायमंड बन गया, नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे साल लग जाते हैं डायमंड की फॉर्मेशन में। These synthetic diamonds are small but are otherwise indistinguishable from natural diamonds. All right. Fullerene. अब फुलरिन क्या है, ये अब तीसरा है जिसको अगर हम फुल नेम देखें सो दैट इज़ बकमिनिस्टर फुलरेंस। ठीक है, अब इसको हम शॉर्ट में, क्योंकि हम इतना बड़ा नाम हर टाइम नहीं ले सकते, नहीं लिख सकते, सो इसको हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, फुलरिन बोल देते हैं। ठीक है, सो ये बकमिनिस्टर फुलरेंस इसका पूरा नेम होता है। सो फुलरीन क्या है, दूसरे कार्बन एलोट्रॉपिक फॉर्म, मतलब एक कार्बन एलोट्रॉपिक फॉर्म है। The first one to be identified was 60, which has carbon atoms arranged in the shape of a football. पहला जो हमने फुलरीन जो आइडेंटिफाई हुआ था दैट वाज C60। ठीक है, यानी कि उसमें कितने कार्बन एटम्स थे, 60 कार्बन एटम्स थे, और वो भी एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज थे। सिंस दिस लुक बना था, जो मिला था बेसिकली, जो फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर था, जो कि 3D स्ट्रक्चर था, लेकिन अब उसकी मैं अरेंजमेंट देखूँ तो कैसे थी, दिस लुक लाइक द जियोडेसिक डोम डिजाइंड बाय द यूएस आर्किटेक्ट बकमिनिस्टर फुलर। द मॉलिक्यूल वाज नेम्ड फुलरीन। समझ आया? सो मॉलिक्यूल का नेम कैसे दिया, जैसी शेप थी ना मॉलिक्यूल की, अब वो शेप जिस चीज़ के सिमिलर होगी ना उसी के बेसिस पे नाम रख दिया। ठीक है, और वो किसके सिमिलर थी, जो यूएस आर्किटेक्ट थे बकमिनिस्टर फुलर, उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया था, उसके सिमिलर जो है फुलरीन की शेप थी, दैट इज वाई नाम क्या रख दिया,
बकमिनिस्टर फुलरीन। ठीक है, सो ये रहा आपका बकमिनिस्टर फुलरीन का पूरा स्ट्रक्चर, जहां आप देख सकते हो ये फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर बन रखा है ना, बॉल लाइक स्ट्रक्चर है ना, और ये कैसा है, 3D स्ट्रक्चर। ऑलराइट, सो यहीं से आपकी एलोट्रॉप्स की जो कहानी है वो होती है कंप्लीट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि येलो बॉक्स में है तो हमें नहीं पढ़ना, हर एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इसका आप क्या कर सकते हो कि अपने नोट्स में ये सभी स्ट्रक्चर बना सकते हो, और हर एक के बेसिस पे 2 से 3 पॉइंट आप लिख सकते हो कि इनमें जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो डिफरेंस क्यों आता है, क्या अलग फिजिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगर मैं ग्रेफाइट की बात करूँ तो ग्रेफाइट ध्यान से देखो, वो अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। सो वो अच्छा कंडक्टर क्यों है वो ध्यान से समझो। यहाँ पर डायमंड में क्या है, एक कार्बन आटम दूसरे 4 आटम से बॉन्डेड है, यानी कि चारों जो उसके बॉन्ड्स हैं वो फुलफिल्ड हैं। लेकिन ग्रेफाइट में एक कार्बन आटम दूसरे 3 ही कार्बन आटम से अटैच है, दैट मीन कि एक वैलेंसी जो है वो फिर भी खाली है। ठीक है, जहां हम डबल बॉन्ड बना सकते हैं लेकिन डबल बॉन्ड नहीं बनाया, सो ये जो एक वैलेंसी है वो अब भी फ्री है ना। सो इसी वजह से अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, सो ये पार्टिसिपेट कर सकता है किसमें, ऑफ कोर्स एक पार्टिसिपेट कर सकता है करंट के लिए। ठीक है, फिर क्या हो सकता है, फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, फ्लो ऑफ चार्ज हो सकता है, जिसकी वजह से करंट बन सकता है, और इसीलिए वो अच्छा कंडक्टर है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। ऑलराइट, सो आई होप आपको एलोट्रॉप्स के बारे में सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। कार्बन के एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, कितने टाइप के हैं। सो अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ऑलराइट, सो अगर आपको कोई भी डाउट है सो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। ओके, थैंक यू।